हेलो एवरीवन, मैं चारुल सिंह चौहान अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चारुल से आपके लिए लेकर आ रही हूँ होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो न सिर्फ गृह विज्ञान के स्टूडेंट के लिए फ़ायदा करेगी बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेगी। इसके साथ ही हम आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे चैनल पर सपोर्ट मिलता जाएगा आपका, उसी के साथ में हम टैट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पोर्शन जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं, जो ना सिर्फ यूपी टैट, अदर स्टेट टैट या फिर सी टैट दोनों में बहुत ज़रूरी होता है 30 प्रश्नों के लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसकी शुरुआत हम इस यहाँ पे करेंगे। आज की हमारी पहली क्लास है हमारे चैनल पे, तो शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। कुछ प्रश्न आज की क्लास में हम देखेंगे यहाँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न हमारा होम साइंस में है, उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। क्या है पहला प्रश्न हमारा है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को इनमें से क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सोडियम, सेकंड है पोटेशियम एंड थर्ड कैल्शियम और फोर्थ हमारा सेलेनियम। तो इसमें हम एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम किस मरीज को कम मात्रा में देना चाहिए, किस रोग के रोगी को सेलेनियम की मात्रा बहुत कम देनी चाहिए। तो सेलेनियम की मात्रा देनी चाहिए सूजन के रोगी को। क्या है, सूजन या क्षतिग्रस्त त्वचा वाले रोगी को, या क्षतिग्रस्त त्वचा वाला, क्षतिग्रस्त त्वचा के रोगी को सेलेनियम की जो मात्रा दी जाती है वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है, कम नहीं बहुत कम मात्रा में दी जाएगी। सूजन या क्षतिग्रस्त त्वचा वाले जो रोगी होते हैं उन्हें सेलेनियम की मात्रा बहुत कम मात्रा में सेलेनियम दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम देख लेते हैं। कैल्शियम किसे कम दिया जाता है, कैल्शियम कैल्शियमिया के मरीज को, किसे, कैल्शियमिया सेमिया, कैल्शियमिया के मरीज को कैल्शियम कम मात्रा में दिया जाता है। इसके साथ ही किडनी के मरीज को, किसे, किडनी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है। किडनी का मरीज को कैल्शियम कम मात्रा में दिया जाता है और कैल्शियमिया और किसे, किडनी के मरीज को कैल्शियम कम मात्रा में दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम किसे कम दिया जाता है, पोटेशियम की मात्रा किसे कम दी जाती है, पोटेशियम हमारा किडनी के मरीज को पोटेशियम भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। किसे, किडनी के मरीज को, किडनी के मरीज को पोटेशियम भी हमारा कम मात्रा में दिया जाता है। साथ ही पोटेशियम के साथ में जो किडनी के मरीज होते हैं उसे दो चीज़ और होती है जिसकी मात्रा बहुत कम दी जाती है, वो होता है हमारा सोडियम और फास्फोरस। पोटेशियम के साथ में क्या कम देना चाहिए, और सोडियम, सोडियम और प्लस फास्फोरस, फास्फोरस भी कम मात्रा में देना चाहिए। यानी जो हमारे किडनी के मरीज होते हैं उन्हें पोटेशियम, पोटेशियम के साथ में सोडियम और फास्फोरस की मात्रा भी बहुत कम दी जाती है। अब हमारे पास बचता है सोडियम। क्या बचता है, सोडियम। तो सोडियम जो है हमारा वो हाई ब्लड प्रेशर वाले को, यानी उच्च रक्तचाप वाले जो मरीज होते हैं उन्हें बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। तो इसमें हमारा क्या आंसर सही होगा, हमारा क्वेश्चन था उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। उच्च जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं उन्हें इनमें से कम मात्रा में क्या लेना चाहिए, सोडियम। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो रहा है सोडियम को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। इसके साथ ही हमने पोटेशियम देखा, कैल्शियम देखा और सेलेनियम देखा, जिसमें सेलेनियम पोटेशियम किडनी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है। पोटेशियम के साथ में सोडियम और फास्फोरस की मात्रा भी बहुत कम दी जाती है। सेलेनियम की बात करते हैं। सेलेनियम सूजन या क्षति के त्वचा वाले जो रोगी होते हैं उन्हें कम मात्रा में दी जाती है। अब हमारे सामने है कैल्शियम। कैल्शियम में कैल्शियमिया के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है कैल्शियम, और किडनी के मरीज को कम मात्रा में कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम की कम मात्रा हम देते हैं दो बीमारी हमारे सामने यहाँ पे आई हैं, वो है एक कैल्शियमिया और एक है किडनी के मरीज को कम मात्रा में कैल्शियम दिया जाता है। किडनी के मरीज को लगभग सब जानते हैं। इसमें हमारे सामने आ रहा है कैल्शियमिया। थोड़ा सा कैल्शियमिया के यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं थोड़ा। देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में हमारा आया था कैल्शियमिया, क्या था, कैल्शियमिया के मरीज को कम दिया जाता है। कैल्शियमिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं, कैल्शियमिया। कैल्शियम में हमारा आया था निकल के कैल्शियमिया, कैल्शियमिया। तो हम कैल्शियमिया की बात कर लेते हैं। कैल्शियमिया क्या है, थोड़ा सा कैल्शियमिया को डिस्कस करते हैं। कैल्शियमिया किससे होता है, कैल्शियमिया हमारा होता है रक्त में कैल्शियम की अधिकता, रक्त में कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियमिया हमारा होता है जब हमारे रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, कैल्शियमिया रोग हो जाता है। साथ ही क्या होता है, एक चीज़ और होता है, रक्त में कैल्शियम की अधिकता के साथ साथ किस चीज़ की अधिकता होती है, फास्फेट की अधिकता हो जाती है। फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट की जब रक्त में अधिकता हो जाती है तब हमारी क्या क्या बीमारी वो होती है, वो हमारी होती है कैल्शियमिया। उस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियमिया। कैल्शियमिया में होता क्या है, कैल्शियमिया में होता है जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो अत्यधिक कठोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं। क्या होती हैं, हड्डियाँ हमारी कठोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं। हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं और साथ ही क्या हो जाती हैं, भुरभुरी होकर टूटने लग जाती हैं। तो क्या था हमारा, कैल्शियम की अधिकता से क्या बीमारी हमारे उसमें हो रही है, शरीर में हो रही है, वो हो रही है कैल्शियमिया। कैल्शियमिया नाम की जो बीमारी है वो क्या है, वो क्या है, रक्त में हमारे कैल्शियम की अधिकता, उसके साथ में रक्त के में कैल्शियम की अधिकता के साथ में किस चीज़ की अधिकता हो जाती है, फास्फेट की अधिकता हो जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी हड्डियाँ कठोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, जो आसानी से टूटने लगती हैं। क्या होता है, आसानी से टूटने लगती हैं, आसानी से टूटने लगती हैं। कैल्शियमिया हमने यहाँ देख लिया, कैल्शियम की अधिकता से हो रहा है कैल्शियमिया। कैल्शियम प्लस फास्फेट की अधिकता से, रक्त में जब कैल्शियम और फास्फेट की अधिकता हो जाती है तब हमारा क्या होता है, कैल्शियमिया होता है। कैल्शियमिया में क्या होता है, कैल्शियमिया में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कठोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। हमने यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, जिसमें क्वेश्चन था हमारा उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। क्या कम मात्रा में लेना चाहिए, उसका आंसर हमारा निकल के आ रहा था सोडियम। उसके साथ में हमने देखा पोटेशियम, कैल्शियम और सेलेनियम भी हमने इसमें डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, दालें किसका अच्छा साधन है। दालें हमारा किसका अच्छा साधन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखते हैं दालें किसका अच्छा साधन, दालें इनमें से किसका अच्छा साधन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रेशो का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, वसा का। तो इसमें देखते हैं दालों में क्या सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे पहले हम वसा देख लेते हैं, दालों में वसा की मात्रा कितनी होती है। दालों में वसा की मात्रा होती है 1 से 2%। कितना होता है, 1 से 2%।
दालों में वसा की मात्रा जो सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। किस में होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक दालों किसकी होती है? वसा की मात्रा होती है। कितनी होती है? वो होती है लगभग 20%। सबसे पहले हमने क्या देखा? दालें किसका अच्छा साधन? दालें पूछे हैं तो या दालों में वसा कितना होता है? वसा होती है 1 से 2%। जो सोयाबीन में वसा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक का मतलब कितनी होती है? लगभग 20% सोयाबीन में वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में दालों में होता है? कार्बोहाइड्रेट दालों में स्टार्च के रूप में होता है। किस में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में किस फॉर्म में होता है? जो दालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है और लगभग कितना होता है? 55 से 61% तक। कितना? 55 से 61% तक। कितना होता है? 55 से 61% तक कार्बोहाइड्रेट दालों में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च के रूप में। उसके बाद हम देख लेते हैं रेशे। रेशे क्या होता है? रेशे की अगर बात करते हैं तो रेशे भी दालों में अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या होता है? अच्छी मात्रा में रेशे भी हमारे दालों में उपस्थित होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है प्रोटीन का। तो दालें, इसका हमारा आंसर सही होगा प्रोटीन। दालें किसका अच्छा साधन है? सबसे अच्छा साधन जो दालें हमारी हैं वो किस चीज़ का है? प्रोटीन का है, साधन है। तो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो मांसाहारी भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनसे अधिक मात्रा में दालों में प्रोटीन पाई जाती है। दालों में जो होती है मांसाहारी से अधिक होती है। मांसाहारी भोज्य पदार्थों से दालों में अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन क्या है? वो हमारी पूर्ण प्रोटीन नहीं होती। दालों से अधिक मांसाहारी भोजन से अधिक होती है। मांसाहारी भोजन से अधिक मात्रा में हमारी होती है दालों में। जो प्रोटीन होती है मांसाहारी भोजन से अधिक होती है, लेकिन वो क्या होता है? पूर्ण प्रोटीन नहीं होती। पूर्ण प्रोटीन नहीं। क्या होता है? पूर्ण प्रोटीन हमारी वो नहीं होती। पूर्ण प्रोटीन क्यों नहीं होती है? पूर्ण प्रोटीन वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें हमारे 1 या 2 एमिनो एसिड जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। दालों की प्रोटीन में 1 या 2 एमिनो एसिड हमारे नहीं पाए जाते हैं, जिसमें जैसे मिथ्योनाइन दालों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए दालों की जो प्रोटीन को माना जाता है वो पूर्ण प्रोटीन नहीं माना जाता है, जबकि मांसाहारी भोजन से अधिक मात्रा में प्रोटीन हमारी दालों में पाई जाती है, लेकिन पूर्ण प्रोटीन नहीं माना जाता उसे। पूर्ण प्रोटीन किसको माना जाता है? पूर्ण प्रोटीन होती है अंडे की प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लेते हैं। जख्म देर से भरता है। क्या है? जख्म देर से भरता है। जख्म इनमें से देर से क्या भरता है? किसकी कमी से जख्म देर से भरता है? विटामिन सी की। ऑप्शन हमारे सामने, इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कोई भी होने वाला जख्म, कोई भी होने वाला घाव जो है वो देरी से भरता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग की अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी रोग भी हमारा 2 तरह का होता है। दो तरह के मतलब में, एक वयस्क स्कर्वी के नाम से जानते हैं हम। किससे नाम से? वयस्क स्कर्वी। और दूसरा हमारा होती है शिशुओं की स्कर्वी। शिशुओं की स्कर्वी। तो हमारा जो स्कर्वी रोग है वो भी 2 तरह का होता है, जिसमें दो होता है, वयस्क स्कर्वी और शिशुओं की स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में शरीर में घाव देर से भरता है। क्या होता है? घाव देर से भरता है।
घाव देर से भरता है। क्या होता है हमारा, स्कर्वी रोग में घाव देर से भरता है। घाव भरने को, इसमें क्या होता है, घाव देर से भरने का जो कारण होता है वो होता है घाव भरने को जो जोड़ने वाले ऊतक होते हैं, घाव भरने के लिए जो जोड़ने वाले ऊतक होते हैं वो कोलेजन की कमी के कारण नहीं बन पाते। किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, कोलेजन की कमी हो जाती है। कोलेजन की कमी होती है। कोलेजन की कमी से क्या होता है, कोलेजन की कमी के कारण जो हमारे घाव भरने वाले ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं बन पाते। घाव भरने वाले ऊतक, घाव भरने वाले ऊतक नहीं। क्या होता है हमारा, विटामिन सी की कमी से जो हमारे शरीर में क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग दो तरह का होता है, वयस्क स्कर्वी और शिशुओं की स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है, घाव देर से भरता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, घाव देर से भरने का क्या कारण होता है, घाव देर से भरने का कारण होता है जो घाव को भरने वाले ऊतक होते हैं वो शरीर में विटामिन सी की कमी से जो कोलेजन की कमी हो जाती है, कोलेजन की कमी से घाव भरने वाले ऊतक बन नहीं पाते, जिसके कारण स्कर्वी रोग हो जाता है और घाव देर से भरता है। तो हमारा क्या था क्वेश्चन था हमारा, घाव देर से भरता है किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तब क्या होता है, घाव देर से भरता है शरीर का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च प्रोटीन आहार। किसकी बात करते हैं हम, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। उच्च प्रोटीन आहार किसे दिया जाता है, किस दशा में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। उच्च प्रोटीन आहार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त अल्पता की, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। रक्त अल्पता में, रक्त अल्पता में क्या होता है, रक्त अल्पता में जो उच्च मात्रा में दिया जाता है, अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए रक्त अल्पता में, यानी जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, ब्लड में जो है हमारा रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कमी मोस्टली होती है, तो उसमें क्या होता है, क्या देना चाहिए अधिक मात्रा में, लोह लवण। क्या देना चाहिए, लोह लवण, साथ में विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन सी, और साथ में प्लस देना चाहिए विटामिन सी। क्या देना चाहिए, विटामिन सी की अधिक मात्रा देनी चाहिए। यानी जब शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है तो उसमें क्या देना चाहिए, जो लोह लवण हमारे होते हैं, आयरन, उसके साथ में विटामिन B12 और विटामिन सी की अधिक मात्रा हमारे रक्त अल्पता की स्थिति में दी जाती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन देखते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में क्या देना चाहिए, सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। जब हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है तो उसमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए, की मात्रा कम, यानी हाई ब्लड प्रेशर में सोडियम की मात्रा कम कर दी जाती है। वहीं अगर मोटापे की दशा की बात करते हैं, मोटापे की दशा में क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए। मोटापे की दशा में विटामिन सी अधिक, विटामिन सी क्या होता है, अधिक मात्रा में दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है विटामिन सी अधिक देने का कारण, क्योंकि उसमें रेशे की मात्रा जो होती है अधिक होती है, रेशे की मात्रा अधिक होती है, रेशे की मात्रा अधिक, मात्रा अधिक। हमारा क्वेश्चन था उच्च प्रोटीन आहार किसमें दिया जाता है, यानी उच्च प्रोटीन आहार की बात हो रही थी। तो उच्च प्रोटीन आहार हमारा इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण की दशा में उच्च प्रोटीन आहार देना चाहिए, यानी हाई प्रोटीन जो हमारी डाइट होती है वो दी जाती है कुपोषण की दशा में। वहीं मोटापे की दशा की बात करते हैं, मोटापे में क्या दिया जाता है, विटामिन सी की अधिक मात्रा कर देनी चाहिए, जिसमें विटामिन सी की अधिक मात्रा से मतलब है हमारा रेशो की मात्रा उसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए विटामिन सी की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए, रेशो की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए मोटापे की दशा में। उसके साथ में ऑप्शन नंबर हमारा सी था उच्च रक्तचाप में। उच्च रक्तचाप में क्या करना चाहिए, सोडियम की जो मात्रा है वो बहुत कम कर देनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए। उसी के साथ में ऑप्शन हमारा डी था रक्त अल्पता। रक्त अल्पता में यानी रक्त अल्पता की स्थिति में क्या होना चाहिए, लोह लवण यानी आयरन
विटामिन B12 और विटामिन C की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। क्या है? पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। क्या पूछा है? अवशोषण पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके जो पोषक तत्व हैं उनका अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। सबसे पहले हम मुंह की बात करते हैं। हमारा भोजन जब सबसे पहले मुंह में जाता है तो वहीं से उसकी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी मुंह में जाने के बाद लार, भोजन की लार के द्वारा जब उसमें लार मिक्स होती है तो उससे क्या होता है, लार से हमारी भोजन की जो पचने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। पाचन की जो हमारी क्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद हमारा मुंह से जो हमारी लार मिक्स हो जाती है भोजन में, उसके बाद हमारा भोजन जाता है आहार नाल से होता हुआ, आहार नाल से होता हुआ से कहाँ हमारा भोजन जाएगा, आमाशय में। मुंह में लार मिक्स भोजन होने, लार जब मिक्स हो तो हमारे भोजन में हो जाती है तो वहाँ से हमारी जो पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा भोजन आहार नाल से होता हुआ हमारा कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में भोजन हमारा कितने टाइम रुकता है, आमाशय में हमारा भोजन लगभग 2.5 घंटे, कितना, 2.5 घंटे हमारा भोजन आमाशय में रुकता है, जिसमें आमाशय की दीवारों से जो गैस्ट्रिक एसिड निकलते हैं, आमाशय की दीवारों से निकलने वाले गैस्ट्रिक एसिड उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 गैस्ट्रिक एसिड होते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं इसमें, जिसमें 3 मुख्य रूप से 3 गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, जिसमें भी मुख्य रूप से कौन से हैं, नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल उसमें मिक्स होता है, और दूसरा हमारा है गैस्ट्रिक एसिड, जो 3 आमाशय की दीवार से निकलते हैं। वो हमारे भोजन जब हमारा आमाशय में पहुंचता है तो वो उसमें भोजन में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन में अम्लीयता को बढ़ा देता है, भोजन की अम्लीयता को बढ़ा देता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को बढ़ाता है। साथ ही दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन अगर की बात करते हैं हम, पेप्सिन एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो भोजन को क्या करता है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे कणों में विभाजित कर देता है। कणों में बदलने के बाद जो प्रोटीन का पाचन होता है उसे अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में बदल देता है। किसमें? अर्ध ठोस के रूप में बदल देता है। यानी हमारा भोजन सबसे पहले हमारे मुंह में गया, मुंह में उसमें लार मिक्स हुई, पाचन की क्रिया हमारे मुंह से शुरू हो गई भोजन की। उसके बाद वो आहार नाल से होता हुआ कहाँ गया, हमारे आमाशय में गया, जहाँ पे आमाशय की दीवारों से क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन मेन है। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, हमारे भोजन की जो है अम्लीयता को बढ़ा देता है, और जो हमारा पेप्सिन है वो हमारे भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसकी जो भोजन की प्रोटीन है उसके पाचन में सहायता करता है। साथ ही भोजन को जो है वो हमारा क्या करता है, अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में बदल देता है। जब हमारा भोजन आमाशय में अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है, और इसके साथ में आमाशय में लगभग भोजन कितना रुकता है, 2.5 घंटे लगभग आमाशय में हमारा भोजन रुकता है। अर्ध ठोस 2.5 घंटे रुकने के बाद उसमें क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, कुछ ये जो गैस्ट्रिक जूस आमाशय की दीवार से निकल रहे हैं वो भोजन में मिक्स हुए, जिससे भोजन की अम्लता बढ़ी। साथ ही भोजन की जो प्रोटीन है वो छोटे कणों में टूटकर पाचन के लिए एकदम तैयार हुई। उसके बाद वो आमाशय से हमारा भोजन कहाँ जाता है, आमाशय से हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। किस में जाएगा हमारा भोजन, आमाशय से हमारा भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा भोजन लगभग कितना रुकता है, लगभग 1.5 घंटा। कितना रुकेगा, 1.5 घंटा हमारा किस में रुकेगा, छोटी आंत में हमारा भोजन रुकेगा।
छोटी आंत में क्या होता है, ग्रंथियां जो छोटी आंत की होती हैं वो क्या करती है, भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशोषण हमारा किस में हो रहा है, छोटी आंत में। ये जिसमें मेन पोषक तत्व कौन कौन से, विटामिन सारे, विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जो हमारी आमाशय में छोटे कणों में पाचन के लिए टूटी थी, वो उसका अवशोषण हमारा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। साथ ही भोजन से लगभग 90%, कितने, लगभग 90% जो हमारा पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है। अवशोषण जो पोषक तत्वों का लगभग होता है वो किस में होता है, हमारी छोटी आंत में। तो क्या था, हमारे छोटी आंत की हम बात कर रहे थे। छोटी आंत में हमारा भोजन लगभग 1.5 घंटा रुकता है। इसके साथ में जो हमारे सारे पोषक तत्व होते हैं, जो छोटी आंत की ग्रंथियाँ होती हैं वो भोजन से सभी पोषक तत्वों को लगभग ले लेती हैं, जिसमें विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन सभी को अवशोषित हमारी छोटी आंत की जो ग्रंथियाँ होती है वो कर लेती हैं। हमारे भोजन के लगभग 90% जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी छोटी आंतों में छोटी आंतों की ग्रंथियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत। बड़ी आंत में हमारा, उसके बाद छोटी आंत के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में लगभग जो हमारा बचा हुआ भोजन का जो पानी होता है भोजन में, उसे हमारी बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। क्या होता है, जो बचा पानी होता है वो अवशोषित हो जाता है हमारी बड़ी आंत में भोजन से, और भोजन का जो शेष बेकार बचा हुआ भाग होता है वो हमारी जो बड़ी आंत होती है वो उसे मल के रूप में बाहर निकाल देती है। साथ ही जो उसमें बचे कुछ जो पोषक तत्व रह जाते हैं उन्हें हमारी बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। जो कुछ मात्रा में पोषक तत्व उस पानी उसमें हमारे भोजन में रह गए, वो पानी के साथ में जो पानी बड़ी आंत हमारी अवशोषित करती है उसके साथ में वो उन बचे हुए पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेती है। साथ ही अगर हमारी बड़ी आंत में संक्रमण होता है, अगर हमारी बड़ी आंत में किसी तरह का संक्रमण होता है तो क्या होता है, हमारा पेट खराब होना, दस्त जैसी समस्या हमें कब देखने मिलती है, जब हमारी बड़ी आंत में किसी भी तरह का संक्रमण हो तब हमें पेट खराब और दस्त जैसी समस्याओं को देखने को मिलता है। हमारे क्वेश्चन को इस बार एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण इसमें पूछा है। तो अधिकांश अवशोषण कहाँ हमारे पोषक तत्वों का हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। कितना, लगभग 90%। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा छोटी आंत। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण हो रहा है छोटी आंत में। कितना हो रहा है, 90% लगभग हो रहा है। छोटी आंत में भोजन कितना रुक रहा है, 1.5 घंटा। और जितने भी पोषक तत्व हैं, अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। इसके ऑप्शन सारे एक बार जल्दी में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले भोजन हमारा मुंह में जाएगा। मुंह में जैसे ही वो लार के साथ मिक्स होता है, लार के साथ मिक्स होने के साथ ही हमारी पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। लार मिक्स होने के बाद भोजन में वो आहार नाल से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे आमाशय में जाएगा। आमाशय में लगभग भोजन कितने टाइम रुकेगा, लगभग 2.5 घंटे हमारे आमाशय में रुकेगा, जिसमें जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो आमाशय की दीवारों से निकलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन क्या काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो है हमारे भोजन में अम्लीयता को बढ़ाता है, और पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन करता है जो भोजन की प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन के लिए तैयार कर देता है। जो हमारी प्रोटीन होती है उसको पाचन के लिए छोटे छोटे कणों में तोड़कर एक आसान उसे रूप में बना देता है। हमारा आमाशय में भोजन किस रूप में हो जाता है, जो छोटे कणों में टूट जाता है तो वो किस रूप में हो जाता है, अर्ध ठोस के रूप में हमारा हो जाता है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हमारे आमाशय में भोजन किस रूप में बदल जाता है, तो किसमें हो जाता है, अर्ध ठोस के रूप में हमारा आमाशय में भोजन बदल जाता है। आमाशय से अर्ध ठोस होने के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, लगभग 1.5 घंटा भोजन छोटी आंत में रुकता है, जिसमें छोटी आंत की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो भोजन से सभी पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती हैं, और लगभग कितना, 90%
जो अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत द्वारा, भोजन के पोषक तत्वों का लगभग 90% अवशोषण हमारी छोटी आंत द्वारा होता है। उसके बाद बड़ी आंत में हमारा भोजन जाएगा। बड़ी आंत में जो उसमें बचा कुचा भोजन में पानी, उसे बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। उस पानी के साथ में जो कुछ पोषक तत्व बच जाते हैं उन्हें भी वो पानी के साथ में हमारी बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। कुछ मात्रा में यहाँ पे हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है पानी के साथ में, और जो व्यर्थ पदार्थ रह जाता है उसे मल के रूप में हमारी बड़ी आंत बाहर निकाल देती है। बड़ी आंत में किसी भी तरह का संक्रमण पेट खराब और दस्त जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो हमने कितना देखा आज? 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 5 क्वेश्चन के साथ में हमारा काफ़ी सारा इसमें तैयार हो गया है, क्योंकि हर ऑप्शन का हमने अलग अलग देखा किसमें क्या चीज़ होता है। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। बताइएगा कैसे क्वेश्चन है, कमेंट करिए इसमें, और आगे क्वेश्चन का ही क्लास रखी जाए या फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास की भी जल्दी शुरुआत हम अपने चैनल पर करेंगे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।